हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के सीरीज में। हम लोग क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री देख रहे हैं, एनसीईआरटी की और यूपीएससी के मद्देनज़र रखते हुए। तो ये देखिए, हमारा इस बार अंतिम चैप्टर है क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री, जो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन, इसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे पहले इसलिए से एडिट कर दिया गया है ताकि आपको जो इस लेक्चर में आपको टाइम कम लगे, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊँगा और ये सब जो जो कट कर दिया उसे आप पढ़िएगा आराम से। यहाँ पे देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य की बाहरी सीमा क्या थी, तो 1700 की ईस्वी के आसपास की जो है वो इसमें दिखाया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस मैप में आगे अगर हम बढ़ें तो ये देखिए, ये सब कुछ दिल्ली आगरा ये सब आप देखिएगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जब हम पहुँचते हैं तो कुछ इस तरह का मैप हमारे सामने आता है। यहाँ पे देखिए लाहौर है, एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे कि लाहौर, यहाँ पे दिल्ली आगरा ये आपका हो गया बिहार और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे उत्तरी सरकार, ये जो हैदराबाद इलाका, ये सब उड़ीसा का, ये एक ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत मध्य 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है। देखिए, 1717 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 तक हुई थी। ये बात आपको जहन में अपने बैठाना है। आगे बढ़ें तो ये सब देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य की वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च किया था। ये मुग़ल साम्राज्य का पतन का कारण बताता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये देखिए, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देख लीजिए नादिर शाह के बारे में। तो नादिर शाह जो था ईरान का शासक था। ठीक है, और इसके द्वारा 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा और उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और लूट कर ले गया था। कभी कभी आता है तो पूर्वी भारत करके दे देगा, तो पूर्वी भारत नहीं, आप उस पर ट्रिक लगाएंगे उत्तरी भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने काट दिया है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो आपको अपने कॉपी में केवल इतना नोट करना है जितना मैंने एडिट करके नोट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवध के नवाब शहादत खां, ठीक है, बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद का नवाब निज़ाम। बस इतना आपको इम्पॉर्टेंट था और कुछ नहीं इसमें है कि आप पढ़ें। यहाँ पे देख लीजिए, आप थोड़ा सा देखिए, निज़ाम उल मुल्क, ये इसका मूल नाम था उस्मान अली। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है। तो देखिए, निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जहाँ, ये सब आप याद रखिएगा। इसका मूल नाम जो था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये सब देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग का क्लास 11वीं और 12वीं का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें उतना टाइम हम लोग दे नहीं रहे। यहाँ पे देखते हैं, आइए। ये देखिए, इजारेदार क्या होता है, तो जो 1772 में वारन हेस्टिंग ने एक नई भूमि राजस्व प्रणाली लागू की थी। किसने लागू की थी? वारन हेस्टिंग ने। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इजारेदारी प्रथा ठेकेदार या जमींदारी प्रथा थी और यह 5 साल तक भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था। इसमें क्या होता था, उत्पीड़न अधिक होता था, कर बहुत ज़्यादा वसूला जाता था। ये सब इसका मूल पॉइंट है और यही सब पॉइंट आपको पूछ सकता है और ज़्यादा कुछ इसमें पूछेगा नहीं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं काटता जा रहा हूँ। अगर आपको पहली बार पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं तो आपको केवल उतना ही नोट करना है जितना मैंने नोट किया है। उससे बियॉन्ड यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो ध्यान से आप उतना नोट कर लीजिएगा। ये सब देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ पे पहले से एडिट करके लिख दिया है। ये देखिए, दल, ये जो है जालस्का संबंधित किससे है, तो जसों से और मिसलों से संयुक्त संगठन है यह एक। देखिए, खालसा से क्या अभिप्राय है, तो इसको आप अध्याय 8 में पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, ये देखिए, आपको गुरुमत्ता, गुरु का प्रस्ताव, गैस है, इसको याद रखिएगा। गुरुमत्ता मतलब गुरु का प्रस्ताव। राखी व्यवस्था क्या थी,
तो राखी व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो सिखों द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें, देखिए राखी व्यवस्था क्या थी? तो राखी व्यवस्था थी किसानों के संरक्षण के बदले सिखों द्वारा लिया गया कर, जो किसानों के उपज का 20% होता था, उसे राखी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, राखी व्यवस्था क्या थी? तो किसानों के संरक्षण में बदले सिखों द्वारा दिया गया, जो मतलब जो सिख लेते थे एक तरह से कर के रूप में किसानों से, उसे कहा जाता था राखी व्यवस्था, और यह 20% होता था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों के लिए फिर से एकता कायम करने के लिए 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये देखिए मराठा, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो कुशल शासन का लगातार विरोध करने से उत्पन्न हुआ था। शिवाजी शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता के लिए स्थानीय राज्य की स्थापना और अत्यंत गतिशील कृषि पशुचारण, जिसके कहा था कुणबी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और मराठों की सेना के प्रमुख आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया था, और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों को एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते थे और पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने खूनी के बारे में बताया, देखिए वही लिख दिया गया है। खूनी मराठा साम्राज्य में कृषकों व पशुपालकों का युद्ध समूह था। और देखिए मराठा साम्राज्य में पेशवा क्या होता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री होता था, ये मैंने आपको बता दिया। पूरे मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा आप यहाँ से देख लीजिए, चौध और सरदेशमुखी के बारे में एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। तो चलिए देखते हैं। 1780 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ, और उसने सनई मतलब धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। और 1720 के दशक में मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया, और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समाप्त कर प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई, और इसके पश्चात चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का कार्य किया गया था। अब आइए देखते हैं चौथ और सरदेशमुखी था क्या। देखिए यहाँ पे दिया है चौथे जो होते थे, यानी कि चौथ जो होता था उसका क्या वो है मोटिव, इसको देखते हैं। देखिए चौथ जो होता था वो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता था, और दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। अब सरदेशमुखी क्या होता था, इसको आप देख लीजिए। तो देखिए सरदेशमुखी जो होता था, यह दक्कन के मुख्य राज्य संग्राहकों को दिया जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% होता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसीलिए लिख दिया गया है चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर होता था। ये बात मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ें, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए मैंने काट दिया है। ये देखिए, आप यहाँ से थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए कि ये देखिए, एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र उज्जैन था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र उज्जैन था उस टाइम पे। साथ ही निम्नलिखित में से चंदेरी किससे संबंधित है? ये बात अगर हम जानना चाहें तो रेशम वस्त्र के लिए चंदेरी प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इसीलिए पहले एडिट कर दिया गया ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना खर्च करना पड़े। ठीक।